क्लास स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन ऑल अबाउट एसिड्स। ठीक है, तो 10th क्लास में जितना आपको एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए वो सब आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं अपनी वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले एसिड्स होते क्या हैं। ठीक, तो एसिड्स जो आए हैं वो एक लैटिन वर्ड एसिडस से है। ठीक है, तो उसका मतलब ही क्या होता है, सोर। तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, तो एसिड क्या होते हैं, टेस्ट में आपके खट्टे होते हैं, बट ये कोई ऐसे क्लासिकल डेफिनेशन नहीं हुई एसिड्स की। ठीक, क्यों? क्योंकि कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो कोरोसिव होते हैं बहुत ज्यादा, जिनको हम टेस्ट करके नहीं देख सकते। ठीक, तो एसिड को जो एक्सप्लेन किया है वो 3 साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी है। हम सबसे पहले उनके थ्रू जानना चाहते हैं कि एसिड्स होते क्या है। ठीक, तो सबसे पहले अरेनियस एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा दो सब्सटेंसेस विच रिलीज H+ आयंस। ठीक है, अब ध्यान से समझना, दो सब्सटेंसेस विच रिलीज H+ आयंस आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर आर कॉल्ड एसिड्स। वो सारे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या दे दें, H+ दे दें, वो सारे क्या होते हैं, आपके एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो H+ है वो आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी भी एसिड का। अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड है तो उसमें H+ होना प्रेजेंट मस्ट है। ठीक है, H+ उसमें होगा ही होगा। ठीक, तो फॉर एग्जांपल HCl को हमने वाटर में अगर डिसॉल्व किया तो कैसे ब्रेक होगा, H+ Cl-। ठीक है, अब क्या होता है, जो आपका H+ होता है, इसको HCl को आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं, ठीक, तो H+ Cl-। अब जो ये H+ है वो वाटर के साथ मिलके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये भी डेफिनेशन हो सकती है, दो सब्सटेंसेस विच रिलीज H+ आयंस और यू कैन से दैट हाइड्रोनियम आयंस आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर। ये जो आपका H+ है ये वाटर के साथ मिलके H3O+ क्यों बनाता है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। अभी हम इसमें समझने वाले हैं आपका किसमें, लुईस ने जो अपनी डेफिनेशन दी थी एसिड्स की वो इसी फिनोमिने के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इसके बाद एग्जांपल है हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 को देख लीजिए, 2H+ प्लस SO4 2-। ठीक, दो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट साथ में। ठीक, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, ब्रोंस्टेड-लोरी की थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। बात एक ही है। ठीक है, जो अरेनियस ने कहा है फॉलो सारे वही करने वाले हैं, बस स्टेटमेंट चेंज है। एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, तो जो आपका H+ होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन। H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, H+ के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। H+ के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। आपको पता ही है, अगर कोई भी एलिमेंट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए होते हैं, ऑलरेडी लूज कर लिए होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक, तो नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो इसी को ही लेके है। ठीक, यहाँ क्या है, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। तो जो भी सब्सटेंसेस आपके प्रोटॉन दे दे वो सब क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। तो अरेनियस ने भी तो अल्टीमेटली यही कह दिया, एसिड वो होते हैं जो H+ आयंस को रिलीज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ब्रोंस्टेड ने क्या कहा, प्रोटॉन डोनर एसिड्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका लुईस थ्योरी। लुईस के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो बेसिकली एसिड्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इसीलिए होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं। और H+ क्या होता है आपका, H+ वो होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो अगर कोई भी सब्सटेंस आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला है तो वो एसिड है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं HCl है, HCl को वाटर में मिलाती हूँ, अब देखना क्यों H+ H2O के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। HCl को मैंने वाटर में मिलाया तो क्या बनेगा, H3O+ प्लस Cl-। ठीक है, तो HCl जो एसिड था, ठीक है, उसने क्या कर लिया,
लोन पेयर एक्सेप्ट कर लिए। क्यों? क्योंकि HCl कैसे ब्रेक हुआ, H पॉजिटिव। अब जो H पॉजिटिव है वो क्या है, प्रोटॉन है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं। लोन पेयर होते हैं जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो किसी भी एटम के अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंपाउंड बनाते हुए दूसरे एलिमेंट्स के साथ शेयरिंग में नहीं होते, ऑक्टेट कंप्लीट जब होता है। ठीक है, तो ये है इसके लोन पेयर्स। तो जो H+ है वो इसके लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना देगा आपका H3O पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट होगा तो पूरी यूनिट के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो हमने एसिड्स को तीनों थ्योरी के साथ अब अच्छे से समझ लिया है। अब हम एसिड्स की क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं कि एसिड्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं और किस तरह के मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एसिड्स का किसके बेसिस पे, सोर्सेज के बेसिस पे, या आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूरेंस। ठीक, तो हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के एसिड्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड और दूसरे मिनरल एसिड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स तो ऑर्गेनिक, नाम ही ऑर्गेनिक है। ठीक है, मतलब नेचुरली ऑक्यूरेंस होते हैं जो एसिड, इनकी जो एसिड्स आपके हमें नेचर से मिल जाते हैं। ठीक, अब तो ऐसा है कि हम ऑर्गेनिक भी जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं सबको सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन बहुत टाइम पहले एक टाइम ऐसा था जब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को या ऑर्गेनिक किसी भी जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम सिंथेसाइज नहीं कर पाते थे। जैसे मल्टीविटामिन्स हैं, इन सबको अब तो बना लिया गया है, बट पहले उनको बोला जाता है कि नेचुरल अकरिंग ही है। लेकिन जब एक बारी लैब में यूरिया की फॉर्मेशन हो गई थी, उसके बाद से सारे मतलब मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे वो भी बना ही लिए गए थे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं, दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, बना तो हम इनको भी सकते हैं लैब में, नेचुरली, नॉर्मली तो नेचुरली अकरिंग ही कहा जाता है। तो ये सारे जो ऑर्गेनिक का मतलब हम इन्हें खा सकते हैं। ठीक, ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं, ये सारे एसिड्स हम अपनी डेली लाइफ में इनटेक करते हैं। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं लैक्टिक एसिड, मिल्क में, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। ठीक, ऑक्सैलिक एसिड, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड टमाटर के जो बीज होते हैं। ठीक, सिट्रिक एसिड, ऑरेंज में, लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, मैलिक एसिड, एप्पल्स में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, टेमेरिंड, ठीक है, टेमेरिंड में टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। टार्टरिक एसिड भी काफी खाया जाने वाला एसिड है। तो ये सारे एसिड्स हैं जो हमारी स्किन के लिए भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एसिड्स सारे कहीं ना कहीं फ्रूट्स में तो मैक्सिमम एसिड ही प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स में मैक्सिमम एसिड प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट होता है जिनको हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक, इनको एक तरीके से ये सॉफ्ट एसिड्स हो गए। ठीक, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, हार्मफुल नहीं है। ठीक, दूसरा है मिनरल एसिड्स। ठीक, तो मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कहाँ से मिलते हैं, हमें मिनरल्स से मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़े से क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, इनको हम खा नहीं सकते। HCl है, HCl, हालांकि HCl हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, जो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, बैटरीज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कितना डेंजरस एसिड है। ठीक, फोस्फोरिक एसिड H3PO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये सारे एसिड्स ऐसे हैं, ठीक है, जो क्या खाए नहीं जा सकते। ठीक, खाए नहीं जा सकते, इवन इनका यूज कपड़ों वगैरह पे होने पे भी क्या होता है, वो फट जाता है। तो ये मिनरल्स एसिड्स हैं। ठीक, दोनों की क्लासिफिकेशन में डिफरेंस समझिए। कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं ऑर्गेनिक जिनको हम डेली रूटीन में क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। एक वैसे ऑर्गेनिक एसिड्स में सब में कार्बन प्रेजेंट होता है, मिनरल एसिड्स में कार्बन नहीं प्रेजेंट होता है, सिर्फ कार्बोनिक एसिड को छोड़ के। ठीक है, कार्बोनिक एसिड कब बनता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो
कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड बनता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्रेजेंट होता है ये कार्बोनिक एसिड, जितनी भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उनमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब हम एसिड्स को नेचुरल जो ऑक्यूरेंस है उसके अकॉर्डिंग तो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम एसिड्स की पढ़ते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ठीक है, किस तरह की किसी एसिड की बेसिसिटी होती है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ठीक है। तो एसिड्स में बेसिसिटी कहाँ से आई, ये सोचने वाली बात है। तो यही तो क्लासिफिकेशन है कि कुछ एसिड्स आपके मोनोबेसिक एसिड्स होते हैं। तो ध्यान से समझिए, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, बेसिक एसिड्स, तो ऐसे एसिड्स, ठीक है, जो आयनाइज होने पे बस एक H+ आयंस देते हैं। क्या बोल सकते हैं, दोज एसिड्स विच अपॉन आयनाइजेशन कैन प्रोड्यूस ओनली 1 H+ आयंस, ठीक है, आर कोल्ड मोनोबेसिक एसिड्स। तो मोनोबेसिक इसलिए कहा गया है क्योंकि जो बेस है उसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, OH नेगेटिव आयंस। अगर मैं बेस की बात करूं तो एसिड्स वो होते हैं जिनमें H+ प्रेजेंट होता है और बेस वो होते हैं आपके जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं, मतलब हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं। तो अब एक बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, एसिड बेस से मिला के, एसिड को अगर हम बेस में मिला देते हैं तो क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। एसिड और बेस आपस में मिलके सोल्ट बनाते हैं, ठीक। ये आपको अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको पीएच के बारे में बताऊंगी, ठीक। कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका pH 7 से कम होता है वो एसिड होते हैं, जिनका pH 7 से ज़्यादा होता है वो बेस होते हैं। तो इसीलिए अगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होता है, pH वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है, 7 हो जाती है, तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, सोल्ट की होती है। जैसे वाटर है, वाटर हमारा न्यूट्रल है, ना एसिड है ना बेस है, पीते हैं ना उसको। तो वाटर अगर हम क्या कहें, प्योर वाटर का pH कहा जाए तो वो कितना होता है आपका 7, ठीक है, क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो इसीलिए ये आपकी क्लासिफिकेशन एसिड की बेसिसिटी के बिहाफ पे कही है कि जो एसिड है वो कितने बेस को क्या कर सकता है, वन टाइम में न्यूट्रल कर सकता है। जो एसिड है अगर HCl है तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक H+ आयन देगा तो वो एक ही OH नेगेटिव को क्या कर सकता है, न्यूट्रल कर सकता है वन टाइम पे। तो वो क्या कहा जाएगा, आपका मोनोबेसिक एसिड कहा जाएगा, जो आपके 1 OH नेगेटिव, 1 बेस की हाइड्रोक्सिल यूनिट को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। मतलब वो एसिड जो एक ही OH नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर दे वन टाइम में, वो मोनोबेसिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इनकी बेसिसिटी के बिहाफ पे एसिड्स को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो मोनोबेसिक एसिड्स, दोज एसिड्स विच प्रोड्यूस 1 हाइड्रोनियम आयन। अब H+ तो प्रोड्यूस होता ही है, लेकिन मैंने आपको भी बताया कि H+ क्या होगा, आयनाइजेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, एसिड की, वाटर की प्रेजेंस में। तो तुरंत H+ जो है वो वाटर के साथ मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक। तो H+ की बात कह लो या हाइड्रोनियम की बात कह लो, एक ही बात है। दोज एसिड्स विच प्रोड्यूस 1 H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन एंड कैन न्यूट्रलाइज ओनली 1 हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयंस आर कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड्स। वो सारे एसिड जो एक H+ आयन, एक प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं और एक ही OH नेगेटिव की यूनिट को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, वो सारे के सारे मोनोबेसिक एसिड्स होते हैं। ऐसे ही जब हम बेस को पढ़ेंगे तो बेस में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे बेस में क्या एक्सप्लेन होता है, आपकी एसिडिटी, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ठीक। तो वहाँ आपको इजी रिमेम्बर हो जाएगा अगर आप यहाँ लर्न कर लेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो HCl फॉर एग्जाम्पल, HCl, HBr, HI, HNO3 ये सब आयनाइज होके एक ही H+ आयन देते हैं, तो एक ही हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन भी मैंने आपके यहाँ पे लिखी है, ठीक। HCl अगर मैं बोलूँ तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बेसिकली वाटर के अंदर डिसोशिएट होगा तो मैंने लिख दिया HCl प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक। अब मैं एक इस HCl की रिएक्शन किससे करवाती हूँ, NaOH से। तो ये क्या है आपका एसिड,
ये क्या है आपका बेस, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी बताया बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव आयंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। बेसिस में OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे ही होंगे। ठीक, तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, NaCl बन जाएगा आपका। ठीक, और H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलके क्या बना देगा, वाटर बना देगा। अब जो आपका प्रोडक्ट है इसका पीएच क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। यहाँ पे कुछ भी एसिडिक या बेसिक नहीं है, ये सारी चीजें क्या हो गई, न्यूट्रल, क्योंकि NaCl क्या बन गया आपका, सोल्ट जो न्यूट्रल है। ठीक है, और वाटर तो आपका न्यूट्रल होता ही होता है। तो वन टाइम में ही न्यूट्रलाइजेशन हो गया, क्योंकि आपका एक HCl भी ऐसा था जो एक H प्लस देता है, और NaOH भी ऐसा था जिसमें आपकी एक OH नेगेटिव आयन थी। अब हम देख लेते हैं डाइबेसिक एसिड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा डाइबेसिक एसिड। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया होगा। जैसे मोनोबेसिक एसिड्स हैं, एक H3O पॉजिटिव आयन, मतलब एक प्रोटॉन क्या होता था उसमें, आयनाइज होके रिलीज होता था। अब H2SO4 H2CO3। ठीक, तो यहाँ क्या है, दो दो H प्लस आयंस रिलीज होने की टेंडेंसी होती है। तो सबसे पहले अगर मैं H2SO4 का आयनाइजेशन आपको दिखाऊं तो H2SO4 कैसे रिलीज होगा, एक H प्लस आयन रिलीज हो गया, तो दूसरी क्या रह गई इसमें, HSO4 नेगेटिव। अभी एक H पॉजिटिव और प्रेजेंट है, तो HSO4 नेगेटिव फिर से रिलीज हो, फिर से क्या होगा, आयनाइज होगा, H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अगर मैं इस टोटल की बात करूं, इस HSO4 नेगेटिव से यहाँ HSO4 नेगेटिव आप कैंसिल आउट करें तो टोटल रिएक्शन क्या हो जाएगी, H2SO4 गिव्स 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, जो लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कैसा है आपका डाइबेसिक एसिड हो गया। रीजन, क्योंकि एक 2H प्लस रिलीज कर सकता है ये। तो अगर कोई ऐसा बेस है जिसके अंदर एक OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको ये क्या कर सकता है, उसकी 2 यूनिट्स को क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज। तो इसीलिए ये क्या कहा जाएगा, डाइबेसिक एसिड, क्योंकि ये बेस की मोनो एसिडिक बेस की 2 यूनिट को क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, those acids which produce 2H3O positive hydronium ion and can neutralize 2 OH negative units of base are called dibasic acids। ठीक, तो H2SO4 एसिड है, किससे रिएक्ट किया, NaOH से। अब यहाँ देखिए जो H2 है ये डाइबेसिक एसिड है। ठीक है, और जो NaOH है उसके अंदर एक ही OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, एक H पॉजिटिव एक OH नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, H2O, बचा क्या, NaHSO4। ठीक, अब NaHSO4 जो आपका है इसमें एक हाइड्रोजन और प्रेजेंट है, तो ये अभी एक बार और NaOH को न्यूट्रल कर सकता है। तो एक यूनिट तो ये हो गई, एक यूनिट ये हो गई, इसीलिए H2SO4 क्या कहा जाएगा, डाइबेसिक एसिड, क्योंकि ये 2 बेस को एक साथ न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, तो NaHSO4 फिर से रिएक्ट करेगा NaOH से, तो अब क्या हो जाएगा आपका, ये H प्लस ये OH नेगेटिव क्या बन गया, वाटर, बचा क्या, Na2SO4, ये Na2SO4 क्या बन गया आपका, सोल्ट बन गया, सोडियम सल्फेट। ठीक है, SO4 सल्फेट आयंस होते हैं सोडियम। वैलेंसी आपको पता ही होती है, Na की 1 पॉजिटिव होती है, SO4 की 2 नेगेटिव, इसीलिए न्यूट्रल करने के लिए Na कितना है यहाँ पे 2, क्योंकि 2 Na की 2 पॉजिटिव, और SO4 में तो अकेले में 2 नेगेटिव चार्ज होता ही है, क्योंकि सोल्ट क्या होते हैं आपके, न्यूट्रल होते हैं, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव। ठीक, तो अब हम अपने ट्राइबेसिक एसिड को देख लेते हैं। तो बच्चों ये है ट्राइबेसिक एसिड्स। ठीक है, ट्राइबेसिक एसिड्स मतलब जो 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर दे वाटर के अंदर आयनाइज होने पर, जैसे H3PO4। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, H3PO4 जो है आपका फॉस्फोरिक एसिड, वो है ट्राइबेसिक एसिड। ठीक, अब H3PO3 है फॉस्फोरस एसिड, वो डाइबेसिक एसिड है, याद रखना। H3PO3 फॉस्फोरस एसिड आपका डाइबेसिक एसिड होता है। ठीक, अब यहाँ 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से ये मत समझ लेना कि 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्या हो गया आपका फॉस्फोरस एसिड, क्या हो गया ट्राइबेसिक एसिड, नहीं। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड ट्राइबेसिक होता है, फॉस्फोरस नहीं। रीजन इनका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक, H3PO4 का स्ट्रक्चर होता है ये,
फॉस्फोरस की 5 पॉजिटिव 5 चार्ज होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक साइड OH OH OH। तो क्या होता है, अगर हम स्ट्रक्चर के बिहाफ पे देखें तो जो आपके एसिडिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू दी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, ठीक। जो हाइड्रोजन आयन आपके रिप्लेसेबल होते हैं उनकी वजह से यहाँ क्या होती है आपकी एसिडिटी। जब 3H+ हटेंगे तभी तो वो ट्राई बेसिक एसिड होगा ना आपका, ठीक। तो जैसे 3 OH है तो ऑक्सीजन के साथ जो जो H आपका प्रेजेंट है वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, ठीक। तो ये 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, तो ये तीनों के तीनों इस स्ट्रक्चर में क्या है, रिप्लेसेबल है। इसलिए H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड आपका ट्राई बेसिक एसिड है। लेकिन अगर आप वही स्ट्रक्चर देखें H3PO3 का, फॉस्फोरस एसिड का, ठीक, तो ये आपका डाई बेसिक एसिड है। रीजन स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 फॉस्फोरस की वैलेंसी तो कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ एक हाइड्रोजन सीधे जुड़ा हुआ है फॉस्फोरस से, लेकिन ऑक्सीजन आपकी 2 ही प्रेजेंट है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। मतलब 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। कितने ग्रुप प्रेजेंट है, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपके पास 2 ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका डाई बेसिक एसिड। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है बेसिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। H3PO3 किस तरह का आपका बेसिक एसिड है, मोनो है, डाई है या ट्राई है, ठीक है। तो डाई बेसिक एसिड होता है आपका। अब ट्राई बेसिक एसिड्स को देख लीजिए, ठीक है। ट्राई बेसिक एसिड में एग्जांपल लिया मैंने फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है। तो देखो ट्राई बेसिक एसिड जो है वो 3 NaOH से रिएक्ट करेगा, ठीक। मतलब 3H+ आयंस है तो 3 OH नेगेटिव चाहिए होंगे उसको न्यूट्रल करने के लिए। तो इसीलिए ये क्या है, ट्राई बेसिक एसिड हो गया, क्योंकि बेस की 3 यूनिट को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। यूनिट ऐसी है जहां एक बेस एक ही OH नेगेटिव प्रोड्यूस करे। हम बेस में पढ़ेंगे, बेस भी ऐसे होते हैं जिनमें एक साथ 2 OH नेगेटिव भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो डाई बेसिक एसिड क्या करेगा, उसको एक साथ न्यूट्रल कर देगा, ठीक। H3PO3 + NaOH, तो क्या बना, पहला आपका एक हाइड्रोजन हटता चल जाएगा सोल्ट में और एक हाइड्रोजन की जगह सोडियम आता चल जाएगा। रीजन, क्योंकि एक OH नेगेटिव है उसको क्या चाहिए, एक H+ चाहिए ना, तो एक H+ एक OH नेगेटिव क्या हो गया, वाटर। तो बचा क्या आपका NaH2PO4 सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। फिर सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट फिर से रिएक्ट करेगा, किससे, फर्दर NaOH से, ठीक। अब इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एक हाइड्रोजन फिर निकलेगा, H+ OH नेगेटिव क्या बन गया, वाटर। अब क्या है, Na2, एक Na ये एक Na ये, तो Na2HPO4 डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। ये फिर से रिएक्ट करेगा NaOH से, तो फिर से एक H+ ये प्रेजेंट है आपका, OH नेगेटिव ये, तो क्या बन गया, वाटर, ठीक। बचा क्या, Na3PO4। अगर मैं इस रिएक्शन को आपको, डायरेक्ट रिएक्शन है बेसिकली, ये प्रोसेस कैसे हो रही है, इस तरीके से रिएक्शन के अंदर प्रोसेस हो रही है। अगर मैं क्या करूं, ये कॉमन है, ठीक है, ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, NaH2PO4 से आपका ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, अगर मैं पूरी रिएक्शन लिखूं, 3H2O बचा क्या, Na3PO4 और क्या है यहाँ पे, मतलब H3PO3 + 3 NaOH gives डायरेक्ट Na3PO4 ट्राइसोडियम फॉस्फेट। अगर आप कंप्लीट लेंगे जितने मॉलिक्यूल्स, मतलब एक मॉलिक्यूल H3PO4 का न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 NaOH की जरूरत होती है। NaOH के 3 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे, तभी आपका क्या बनेगा, ट्राइसोडियम फॉस्फेट बनेगा, सोल्ट। नहीं तो वो कैसे सोल्ट रह जाएंगे, आप सोल्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि एसिडिक सोल्ट क्या होते हैं, बेसिक सोल्ट क्या होते हैं। वो इन्हीं की वजह से होता है, जब कोई भी एसिड या कोई भी बेस आपका कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता, तो वो हम किस में पढ़ेंगे, सोल्ट में पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एसिड्स की, ठीक है। तो बच्चों अब ये कुछ एसिड्स हैं जिनको हम क्लासिफाई करने वाले हैं उनकी आयनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जो हमारे एसिड्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी एग्जाम्पल होते हैं और वीक एसिड
वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट जब सॉल्यूशन के अंदर करते हैं तो वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस को किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट करा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वाटर में डिसॉल्व जब करते हैं तो कंप्लीटली 100% अपने आयंस में क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl है, इसको ब्रेक होने के लिए H पॉजिटिव वाटर में आपने इसको क्या करवाया, डिसॉल्व, तो H प्लस Cl नेगेटिव, H2SO4 2H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, HNO3 H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। तो मतलब जहां आपके कोई भी पर्टिकुलर सोल्ट आपने वाटर में डिसॉल्व किया है, या एसिड या बेस, और वो 100% आयनाइज हो जाए, आयंस प्रोड्यूस कर दे, तो ऐसे सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहे जाते हैं। ठीक है, जो जिनमें ये काम क्या होता है, ज्यादा नहीं होता, वीकली होता है, मतलब के जैसे कि आपके वीक एसिड्स हो गए, वीक बेस हो गए, वीक सोल्ट हो गए, तो ये 100% अपने आयंस में क्या नहीं होते, ब्रेक नहीं होते। जैसे एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया तो एसीटेट आयन, हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन, ठीक है, उसके साथ साथ एसिटिक एसिड का खुद का मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट रहेगा, 75% डिसोसिएशन हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से मतलब वीक डिसोसिएशन हो जाए, कंप्लीटली आयनाइज ना हो, तो उसमें 100% आयंस नहीं प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ आयंस तो प्रेजेंट होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम क्या करते हैं, वीक तरीके से करते हैं, मतलब उतने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो वाले जो सॉल्यूशन है आपके वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहे जाते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसमें आपने जो सब्सटेंस डाला है वो आयंस प्रोड्यूस ही नहीं करता वाटर के अंदर जाके, हो सकता है वो मोलिकुलर सॉलिड्स हो। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आयनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का भी एग्जाम्पल होते हैं, वीक एसिड आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का भी एग्जाम्पल होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस 1 मार्क्स में 10th क्लास में बहुत पूछने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसी अब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं दोज एसिड्स विच कैन कंप्लीटली आयनाइज इनटू देयर आयंस आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर, वो एसिड्स जो वाटर में डिसॉल्व होने पे अपने आयंस में 100% कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, वो आपके क्या कहे जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H2SO4 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, HNO3 नाइट्रिक एसिड H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, दिस वन इज योर नाइट्रेट, दिस वन इज योर सल्फेट एंड दिस वन इज योर क्लोराइड। ठीक है, ये एनायंस हैं जिनसे मिलके ये बने हुए थे। ठीक, एनायन और कैटायन में कंप्लीटली ब्रेक हो गए। वीक एसिड्स दोज एसिड्स विच आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इनटू देयर आयंस। तो आप ये नहीं कह सकते आयंस प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, आयंस प्रोड्यूस होते हैं बट कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, कुछ ना कुछ वो अपनी खुद की मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता ही होता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल वीक एसिड का एसिटिक एसिड, ठीक, CH3COOH, तो CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव। ठीक, अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो वीक एसिड्स के ही मैंने लिए हैं। HCOOH फॉर्मिक एसिड, ठीक है, C6H5COOH बेंजोइक एसिड, ठीक, H2C2H2O4 ऑक्सैलिक एसिड, ठीक, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये सारे भी वीक एसिड्स के एग्जाम्पल हैं, ये भी कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। अब एक होता है आपका कंसंट्रेशन के बिहाफ पे। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोलते हो कि ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, ठीक है, आप किसी को ऐसे बोलते हो कि ये डाइल्यूट एसिड है। तो क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड और क्या होता है डाइल्यूट, हम वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ हमने आपके एसिड्स को क्लासिफाई किया है उसके कंसंट्रेशन के बिहाफ पे। कंसंट्रेशन क्या होती है, सबसे पहले ये देखो, सपोज हमारे पास कितने हैं, 2 ग्लास हैं, ठीक, अब ये भी पूरा वाटर से फिल है, ठीक, और ये भी आपका क्या है, पूरा वाटर से फिल है। सपोज यहाँ मैंने 1 स्पून क्या ऐड किया है, NaCl सॉल्ट, ठीक,
लेकिन इसमें मैंने क्या किया, आपके 500 ग्राम NaCl को ऐड किया इधर, 500 ग्राम, सोचो हाफ kg NaCl डाल दी, ठीक है। तो अब जो मेरा ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन है, इन दोनों की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, चेंज होगी, मतलब कंसंट्रेशन आपकी चेंज हो जाएगी। तो इस सॉल्यूशन को बोला जाएगा मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जहां आपका सोल्यूट का अमाउंट क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक। और ये क्या हो गया आपका लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसको क्या बोल सकते हैं आप, डाइल्यूट भी बोल सकते हैं, ठीक। तो कंसंट्रेशन, जब कोई भी सोल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो भाई सोल्ट को नॉर्मली अगर हम NaCl को मेजर करें तो NaCl ग्राम में, किलोग्राम में मेजर हो सकती है, क्योंकि वो क्या है, एक पर्टिकुलर सॉलिड अमाउंट है। वाटर है, वाटर को मेजर करेंगे तो लीटर में हो जाएगा। लेकिन अगर आपने NaCl को वाटर में मिला दिया, अब जो सॉल्यूशन बना है, ठीक है, तो उसको कैसे मेजर करते हैं, तो उसको मेजर करते हैं हम कंसंट्रेशन से, ठीक है। कंसंट्रेशन अब बाद में पढ़ेंगे 11th क्लास में, कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं जो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है कि किस सॉल्यूशन में ज्यादा सोल्ट प्रेजेंट रहा होगा, किस में कम सोल्ट प्रेजेंट रहा होगा। वहां क्या करते हैं, कितना अमाउंट सोल्यूट का कितने लीटर वाटर में डिसॉल्व है। तो ऐसे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आती हैं, वो आपके नेक्स्ट क्लास की बात है, ठीक। यहाँ सिर्फ समझने के लिए कि कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है, मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल बताया, ठीक। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स कौन से होंगे, जिनमें एसिड्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, वाटर आपका बहुत कम प्रेजेंट है, बहुत ही कम, ठीक। तो वो एसिड्स होते हैं आपके कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक। डाइल्यूट एसिड्स वो होते हैं जिनमें एसिड बहुत कम प्रेजेंट होता है, वाटर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर वाटर है, ठीक है, और एसिड आपने कितना लिया, 1 ml ही लिया या 2 ml ही लिया, ठीक है। तो इस तरह के एसिड्स आपके क्या कहे जाते हैं, डाइल्यूट एसिड्स कहे जाते हैं। अब हमने एसिड्स को इतना ज्यादा क्लासिफाई कर लिया, एसिड्स होते क्या है वो पता लगा लिया, लेकिन कोई एसिड है, कोई सॉल्यूशन या बेस है, इसका हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है। मतलब क्या होता है, एसिड भी कलरलेस होते हैं, बेस भी आपके कलरलेस होते हैं, तो मैं पहचानूंगी ही कैसे कि कोई भी हमारा जो सॉल्यूशन है गिवन वो एसिड है या बेस है। तो इसके लिए यूज होते हैं कुछ इंडिकेटर्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब उन इंडिकेटर्स को ही पढ़ लेते हैं। उन इंडिकेटर्स पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा इंडिकेटर क्या काम करता है, ठीक है। तो एसिड्स को पहचानने के लिए हम इन इंडिकेटर्स का यूज करने वाले हैं, ठीक। तो एक होता है आपका लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, लिटमस पेपर भी होता है, ठीक। तो कैसे चेंज होता है, टर्म होती है, आप याद कर लीजिए, बार ब्लू लिटमस पेपर इनसाइड एसिड बिकम्स रेड, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा कि ब्लू लिटमस कलर का जो पेपर होता है या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होता है वो एसिड डालने पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। बेस में इसका उल्टा होता है, रेड कलर का लिटमस सॉल्यूशन बेस में डिप करने पे ब्लू हो जाता है, ठीक। तो एक तो ऐसे हमें पता चल जाएगा, सपोज हमारे पास एसिड है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस एसिड को स्मॉल अमाउंट में अदर टेस्ट ट्यूब में लेके उसमें लिटमस सॉल्यूशन ब्लू कलर का डाल के देख सकते हैं। अगर वो रेड हो रहा है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन आपका एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन क्या होती है, कलरलेस ही होती है, ठीक है, लेकिन एसिड सॉल्यूशन में डालने पे भी फिनोफ्थलीन कलरलेस ही रहती है। अगर हम बात करें बेस की तो बेस में फिनोफ्थलीन पिंक कलर प्रोड्यूस करती है, याद रखना एसिड में फिनोफ्थलीन कलरलेस ही रहती है, ठीक। तीसरा है आपका मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी जो इंडिकेटर है उसका कलर खुद से क्या होता है, ऑरेंज। अगर आप उसको एसिड में डालते हैं तो वो किस कलर का हो जाता है, आपका पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप मिथाइल ऑरेंज किसी सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए स्मॉल अमाउंट में लेके उसमें मिथाइल ऑरेंज डालते हैं और वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन भी आपका क्या है, एसिड है, ठीक है। अब एसिड को हम थोड़ा सा पीएच स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से और समझ लेते हैं, ठीक है।
पीएच का मतलब ही क्या है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। ध्यान से समझना, पीएच का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन, तो पीएच होती क्या है बेसिकली, पीएच नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयंस होती है। क्या होती है, पीएच नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयंस। अब क्या होती है, लॉग की टेंडेंसी होती है, जो आगे होता है वो किस में चल जाता है, पावर में। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की पावर -1 अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, log 1/H प्लस आयन, ठीक। तो क्या होता है, पीएच आपका इन प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं कहूं पीएच जो है वो इन प्रोपोर्शनल होता है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के। इसका मतलब किसी सॉल्यूशन में जितने ज्यादा H प्लस आयंस होंगे, ठीक है, किसी सॉल्यूशन में जितने ज्यादा H प्लस आयंस होंगे उसका पीएच उतना ही कम होगा, ठीक है। तो समझ में आया, जो जितना अच्छा एसिड होता है उसमें उतने ही ज्यादा H प्लस आयंस होते हैं, और जो जितना अच्छा एसिड होगा उसमें जितने ज्यादा H प्लस आयंस होंगे उसका पीएच वैल्यू उतनी ही कम होती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 से कम है, जितनी कम पीएच है वो उतना ही अच्छा एसिड है, मतलब उसके अंदर H प्लस आयंस उतने ही ज्यादा है जितनी कम उसकी पीएच वैल्यू है। ध्यान से समझना, अगर आपके किसी सॉल्यूशन का पीएच 1 है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका वो बहुत अच्छा एसिड है, उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है, ठीक। तो पीएच वैल्यू के भी एसिडिटी क्या होती है, इन प्रोपोर्शनल होती है। अगर पीएच वैल्यू किसी की बहुत कम है तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन की ही एसिडिटी बहुत ज्यादा है, मतलब वो अच्छे एसिड्स हैं, ठीक। तो 7, इसीलिए आपने समझा कि 7 से कम वैल्यू जिनकी होती है उन सॉल्यूशन का पीएच जिनका कम रहता है तो वो ही क्या कहलाते हैं, आपके एसिड कहे जाते हैं। अब जिसका पीएच जितना कम वो उतना अच्छा एसिड, ठीक है, जिसका पीएच जितना कम वो उतना अच्छा एसिड, उसमें H प्लस आयन उतने ही ज्यादा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है एसिड वो होते हैं जिनमें H प्लस आयंस रिलीज होते हैं, ठीक। अब बेस की अगर बात करें तो जिसका पीएच जितना ज्यादा होता है वो उतना ही आपका बेसिक सॉल्यूशन बनता चला जाता है। अब हम आपके एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, मतलब एसिड रिएक्शन किस किस तरीके से करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स का मतलब है किस तरीके की केमिकल रिएक्शंस आपका एसिड क्या करता है, शो करता है, ठीक। तो आपको ये रिएक्शन रटनी नहीं है, जो यहाँ स्ट्रेटेजी बताई जाएगी उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग देखना है कि किस तरह के जो आपके मेटल सोल्ट हैं वो एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब किस तरह के एनायंस आपके उस सोल्ट में प्रेजेंट है। कार्बोनेट एनायंस प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या बनना चाहिए, सल्फाइड प्रेजेंट है तो क्या बनना चाहिए, सल्फेट्स प्रेजेंट है तो क्या बनना चाहिए, ठीक है। इसी तरह की रिएक्शंस आपको मैं समझाने वाली हूँ, ठीक है, रटना नहीं है, इनको रिएक्शंस को क्या करना है, समझना है। सबसे पहले एसिड की बात हुई है, तो एसिड किससे रिएक्ट कर सकता है, बेस से, ठीक है। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, सोल्ट बना सकते हैं, ठीक। तो अगर आपको पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, और उसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें जो एग्जामिनर ने कहा है वो रिएक्शन ऐसी हो रही है कि कोई पर्टिकुलर एसिड किसी बेस से रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्या बना रहा होगा, सोल्ट और वाटर बना रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, याद रखना कौन होते हैं, बेस। मेटल के ऑक्साइड्स आपके बेस होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स, और मेटल के हाइड्रोक्साइड भी आपके क्या होते हैं, बेस। NaOH मेटल का हाइड्रोक्साइड ही तो है जो बेस है, जैसे कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस, तो वो भी क्या है, आपका बेस है। तो इस तरह की रिएक्शन, मतलब मेटल के हाइड्रोक्साइड की, या इस तरीके से आ जाए, व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो इस तरीके से, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो आप समझ जाइएगा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, इसका मतलब मेटल के हाइड्रोक्साइड है तो बेस है, बेस और एसिड की रिएक्शन हो रही है, मतलब जो आपको बनाना है प्रोडक्ट वो न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू बनाना है, सोल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक। तो ये देख लीजिए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो मेटल का ऑक्साइड है, ये क्या हो गया आपका बेस।
तो अगर क्वेश्चन में यही पूछ ले व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, ये क्या हो गया आपका एसिड और कॉपर का ऑक्साइड क्या हो गया बेस, तो इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस H2O। ठीक है, ये क्या हो गया न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, कॉपर सल्फेट क्या है आपका, सोल्ट है। इस तरीके से और भी बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है। कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन पूछ ले, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका बेस है, रिएक्ट विद HCl। अब HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या लेना पड़ेगा 2HCl, क्योंकि OH ट्वाइस है। ठीक, तो 2HCl लेंगे तो CaCl2 बन जाएगा प्लस 2H2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, अगर रिएक्ट किससे करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से करवा रहे हैं, सपोज H2SO4, ये जस्ट एग्जांपल समझा रही हूं मैं, आप अपने रिएक्शन को कैसे प्रोसीड कर सकते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या बन जाएगा CaSO4, ठीक है, प्लस 2H2O, कैल्शियम सल्फेट एंड 2H2O। कैल्शियम सल्फेट क्या बन गया आपका, सोल्ट बन गया, सोल्ट प्लस क्या हो गया आपका वाटर। तो ये सारी रिएक्शन आपकी न्यूट्रलाइजेशन है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल समझा रही हूँ इस वीडियो में, बाकी आपको इस स्ट्रेटेजी के साथ सॉल्व करने होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो एक्टिव मेटल्स क्या करती हैं, अगर एक्टिव मेटल्स के ऊपर आप एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, या एसिड में एक्टिव मेटल्स को डाल देंगे तो क्या होगा। देखो, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल प्रेजेंट होती है वो किसी भी डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है। रीजन जो ऊपर मेटल्स प्रेजेंट हैं उनकी एक्टिविटी ज्यादा है। क्यों एक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि उनका ऑक्सीडाइज होने का नेचर ज्यादा होता है। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव चार्ज में ले जाने का नेचर, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का नेचर क्या होता है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो अगर ऐसी मेटल्स को आप एसिड के अंदर डाल देते हैं तो वो एसिड में से हाइड्रोजन को क्या कर सकती हैं, डिस्प्लेस कर देती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितनी भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है, कौन कौन सी प्रेजेंट है, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयंस, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, ठीक, Fe, कैडमियम, लेड, कोबाल्ट, निकल, स्टेनस और लेड। ठीक है, ये सब क्या है आपके ये सब मेटल्स आपकी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, एक्टिव मेटल्स हैं जो क्या कर सकती हैं, आपके किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर सकती हैं। ठीक है, इसी फिनोमिने के साथ ये रिएक्शंस हैं। अगर सपोज जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो जिंक हैज पावर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। तो याद रखना, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, अगर कोई मेटल डायरेक्टली एसिड से रिएक्ट करती है तो वो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, विच टाइप ऑफ गैस विल रिलीज व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, या व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो अगर मेटल डायरेक्ट किसी एसिड से रिएक्ट कर रही है और आपसे पूछी है तो कौन सी गैस रिलीज होगी, आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस 2HCl डाइल्यूट, ये एसिड्स डाइल्यूट होते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस 2HCl MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, Fe प्लस H2SO4 डाइल्यूट, तो FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आपके क्या हो सकते हैं, यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, जहां मेटल डायरेक्ट रिएक्ट करेगी एसिड से और क्या निकलेगा आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, इसीलिए उसको सिर्फ 1% डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इस रिएक्शन में यूज कर सकते हैं, सिर्फ 1% डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आने वाले हैं कुछ सोल्ट के एनायंस, जैसे उनसे रिएक्ट करेंगे अगर एसिड तो कौन सी गैस
रिलीज होगी। सबका अपना अलग फिनोमिना है। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, याद रखना अगर आप ऐसे सोल्ट के साथ रिएक्शन करवा रहे हो किनकी, एसिड्स की, ठीक है, डाइल्यूट एसिड्स की, जहां पे कार्बोनेट प्रेजेंट हो या बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे और सोल्ट तो आपके बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो जो एनायन होता है, जो एंट्रोपी सपोर्ट करती है, तो जो एनायंस होते हैं आपके, जैसे इसमें कार्बोनेट एनायन प्रेजेंट है CO3, इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बाइकार्बोनेट एनायन है, तो एंट्रोपी सपोर्ट करती है सबसे पहले कि रेस्पेक्टिव गैस कौन सी निकलती है। तो रेस्पेक्टिव गैस कहाँ से निकलती है, रेस्पेक्टिव एनायन से निकलती है। तो कार्बोनेट से कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बाइकार्बोनेट से कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, तो आप देख सकते हैं CO2 रिलीज हो जाएगा, एक ऑक्सीजन बचेगा यहाँ पे, तो 2H यहाँ प्रेजेंट है, तो H2O फिर सपोर्ट करेगा कि वाटर निकल जाए, और लास्ट में कैल्शियम और क्लोराइड, तो CaCl2 सोल्ट बन गया, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर निकल गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो याद रखिएगा अगर डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट कंटेनिंग सोल्ट से, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की करने का काम करती है। ठीक है, क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की करने का काम करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, ब्रिस्क एफर्वेसेंसेस के साथ निकलेगी और लाइम वाटर को क्या कर देगी, मिल्की कर देगी। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस में क्या होती हैं, एग्जाम में क्वेश्चन में दे दी जाती हैं कि कोई सोल्ट है, ठीक है, उसमें से CO2 रिलीज हो रही है, वो लाइम वाटर को मिल्की कर रही है, या एनी गैस विच रिलीज, ठीक है, एंड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इस तरीके से स्टेटमेंट है। तो आपको पहचानना पड़ता है, उसी के स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में, ठीक है, लगाना पड़ता है कि क्या क्या आपके रिएक्टेंट वहां हो सकते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। आप मैग्नीशियम का कार्बोनेट ले सकते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ले सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे तो बहुत सारी रिएक्शंस आपकी बन जाएंगी। मैंने आपको कुछ कुछ एग्जांपल लेके सिखाया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं सल्फेट एनायन, SO4 2 नेगेटिव होते हैं आपके सल्फेट्स, सल्फेट 8 आइट और आइड। हमेशा कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स 10th क्लास के, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूले को लेके, तो उसमें गड़बड़ नहीं करनी। सल्फेट्स SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड्स जो होते हैं वो SO3 2 नेगेटिव होते हैं, और सल्फाइड S2 नेगेटिव होते हैं। तो जैसे आपको लिखना है, क्या लिखना है, कैल्शियम सल्फाइड, तो कैल्शियम सल्फाइड आप क्या लिखोगे, CaSO3 लिखना है, कैल्शियम सल्फेट तो CaSO4। ठीक है, अब क्या होता है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, CaSO3। लेकिन अगर आपको लिखना होता सोडियम सल्फाइड, ठीक, तो जो सोडियम होता है सबको पता है उसकी वैलेंसी 1 पॉजिटिव होती है। ठीक है, सल्फाइड आपका SO3 2 नेगेटिव होता है, तो ये तो न्यूट्रल नहीं होगा। तो ऐसे केस में Na को कितना ले लो, 2 ले लो, क्योंकि 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो Na2SO3। इस तरीके से मोलिकुलर फॉर्मूला आप अपना सही लिखना। ठीक है, रिएक्शन में मोलिकुलर फॉर्मूला, सोडियम सल्फाइड का मतलब Na2SO3। सोडियम बाइसल्फाइड लिखना है तो HSO3 के ऊपर 1 नेगेटिव ही होता है। क्यों, क्योंकि ये H2SO4 से बनते हैं। अब H2SO4 जब ब्रेक होता है तो एक H प्लस और एक HSO3 नेगेटिव। ठीक, तो बाइसल्फाइड अगर सोडियम के साथ लेना है तो सोडियम 1 पॉजिटिव होता है, तो ये सीधा सीधा NaHSO3 हो जाएगा। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट होता है तो कार्बोनेट भी आपका CO3 2 नेगेटिव होता है, तो सोडियम के साथ Na2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट है तो CaCO3। ठीक, इस तरीके से मोलिकुलर फॉर्मूले आपको सही लिखने आने चाहिए। सल्फाइड्स होते हैं आपके क्या, S2 नेगेटिव। ठीक, तो सल्फाइड में भी जो डाइवेलेंट कैटायन होते हैं वो साथ साथ लग जाते हैं। अगर मोनोवेलेंट कैटायन होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फाइड तो Na2S,
ठीक है। और आपका आयरन सल्फाइड तो FeS, जिंक सल्फाइड तो ZnS, क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव होता है, Fe 2 पॉजिटिव होता है, इस तरीके से ध्यान रखना। ठीक, अब आते हैं रेस्पेक्टिव क्या है आपका सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। तो याद रखना अगर आपके एनायन सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स प्रेजेंट हैं, ठीक, और रिएक्शन आपकी एसिड से हो रही है, तो वहां पे रेस्पेक्टिव गैस जो निकलेगी वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, क्योंकि सल्फाइड्स होते हैं SO3, ठीक है। इसमें से क्या रिलीज हो जाएगी SO2, एक ऑक्सीजन बचेगा, वो किसके साथ चल जाएगा H2 के साथ, H2O बन गया, तो कैल्शियम एंड क्लोराइड। ठीक, इस तरीके से सोल्ट प्लस वाटर प्लस गैस, ठीक है। एंट्रोपी सपोर्ट करती है कि रेस्पेक्टिव गैस निकल जाए किससे, रेस्पेक्टिव एनायन से। तो इस तरीके से मैंने दो एग्जांपल लेके समझाया। ऐसे बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि जैसे कैल्शियम का सल्फाइड, ऐसे बहुत सारे मेटल के सल्फाइड हो सकते हैं। तो कैल्शियम सल्फाइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, क्या होता है अब ये भी ध्यान रखने वाली बात है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, ठीक। तो यहाँ पे जो HCl है वो हमारा ऐसा एसिड है, एक H+ होता है, एक Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे आपको 2H लेने पड़ेंगे, मतलब HCl के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो CaSO3 प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O, और बचा क्या आपका SO2, रेस्पेक्टिव गैस निकल गई आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक। अब बाइसल्फाइड्स होंगे तो उनमें से भी यही निकलेगी। अब यहाँ देखो एक HCl क्यों लिया है, 1H पॉजिटिव 1H Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा आपको मेटल की वैलेंसी के अकॉर्डिंग किस तरीके से, जैसे CaSO3 था, ठीक है, अगर कोई एसिड आपका ऐसे होता जो डाइबेसिक एसिड होता तो फिर उसमें आपको 2 यूनिट लेने की जरूरत नहीं थी। इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना होता है रिएक्शन लिखते हुए। NaHSO3 प्लस HCl, ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा NaCl, ठीक है, एक H ये है, एक H ये, एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो वाटर, NaCl प्लस वाटर प्लस SO2। तो मोस्टली क्या बन रहे हैं आपके, रेस्पेक्टिव गैस बन रही है, वाटर बन रहा है और रेस्पेक्टिव सोल्ट बन रहा है, ठीक है। रिएक्शन विद सल्फाइड्स, सल्फाइड्स मतलब S2 नेगेटिव, ठीक। तो ये भी बहुत क्वेश्चन में पूछे जाने वाले रिएक्शन है, ठीक। तो एक वीडियो में आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस पे भी बना दूंगी, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी गैस किस तरह के कलर में रिलीज होती है, ठीक है, और किसी चीज में पास करके क्या करती है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है आपकी, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि कोई गैस सल्फर डाइऑक्साइड ही है, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में पास कर दो तो क्या चेंज होंगे, जो आपका येलो कलर का सॉल्यूशन है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेट आयंस, इस तरह से, ठीक। तो उन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में आपके 10th क्लास के, ठीक। रिएक्शन विद सल्फाइड्स, तो सल्फाइड्स मतलब सल्फाइड का 2 नेगेटिव चार्ज है, अगर डाइवेलेंट केटायन लगाएंगे जिंक 2 पॉजिटिव सल्फाइड 2 नेगेटिव, तो क्या बन गया आपका जिंक सल्फाइड। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में। व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक सल्फाइड रिएक्ट विद HCl या जिंक सल्फाइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरीके से, ठीक है। तो ZnS प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2, और ये आपकी बन गई H2S गैस, ठीक है। 2 Cl यहाँ से है, तो ZnCl2, जिंक क्लोराइड प्लस H2S गैस। अब जो H2S गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, वो क्या होती है, रोटन एग स्मेलिंग गैस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, ठीक है। कौन सी है आपकी, रोटन एग स्मेलिंग प्रोड्यूसिंग गैस क्या होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन सल्फाइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ से खुद से देख सकते हैं FeSO4 एंड H2S, ठीक। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, तो सल्फाइड अगर रेस्पेक्टिव आपके सोल्ट है तो कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगी, रोटन एग स्मेलिंग प्रोड्यूसिंग गैस। नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन विद क्लोराइड्स, ठीक। तो अगर जो आपका H2SO4 है, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो HCl के को प्रोड्यूस करने के भी काम आता है। एक आपका चैप्टर होता है 10th क्लास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसके जो आपके लेबोरेटरी प्रिपरेशंस मेथड है वो आपके यहीं से ही लिए जाते हैं, ठीक। NaCl क्लोराइड कंटेनिंग सोल्ट, ठीक है, क्लोराइड कंटेनिंग सोल्ट NaCl रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड,
ठीक है, क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसीलिए अदर एसिड्स को प्रिपेयर करने में यूज होता है। ठीक, NaCl रिएक्ट्स विद H2SO4 क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड। अब यहाँ क्या है, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस एक रिएक्शन होती है, एक होती है अबव में। ठीक, तो जो बिलो 200 डिग्री सेल्सियस होती है वो 2 स्टेप्स में होती है, NaHSO4, ठीक है, प्लस HCl। अब जो ये आपका NaHSO4 है ये फर्दर रिएक्ट करेगा, ठीक है, किससे, दोबारा NaCl से, और Na2SO4 बन जाएगा और HCl आपका फिर से रिलीज हो जाएगा। ठीक, और अबव 200 डिग्री सेल्सियस में डायरेक्ट आपका क्या है, 2 NaCl ने रिएक्ट किया, यहाँ एक NaCl था, यहाँ पे 2 NaCl प्लस H2SO4, अबव 200 डिग्री सेल्सियस Na2SO4 प्लस 2 HCl। ठीक, तो ये आपकी कुछ रिएक्शंस थी। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्लोराइड्स के सोल्ट से रिएक्ट करता है बेसिकली NaCl से, तो HCl की प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक, तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बेस को कवर करने वाले हैं। थैंक यू।